Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to second lecture of MTH 426 Introduction to Mayat Theory. उम्मीद है कि आपने फर्स्ट लेक्चर अच्छी तरह रिव्यू कर लिया होगा और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम मैंने एज ए असाइनमेंट दिए थे वो आपने सॉल्व कर लिए होंगे। हमारा आज का टॉपिक है फंक्शन। फंक्शंस भी सेट थ्योरी में उतनी इम्पोर्टेंस रखते हैं जितनी सेट की डेफिनेशन और उसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट सेट थ्योरी में हम जितनी भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वो मेनली सेट्स की डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज के बाद फंक्शंस पे बेस करेंगी। सो आज का लेक्चर इस हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और ये भी एलिमेंट्री सेट थ्योरी जो आपने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में उसी की एक्सटेंशन में है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने जो कुछ पढ़ा। लास्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट्री सेट थ्योरी डिस्कस की थी और ऑपरेशंस ऑन सेट्स डिस्कस किए थे। अब उसमें सेट को हमने डिफाइन किया था कि सेट क्या होता है कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। अब वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी दे जा सकती है, मैट्रिसेस भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं और एनीथिंग एल्स। अब सेट्स की जो प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की थी उसमें ऐसा सेट जो कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करता उसको हम नल सेट कहते हैं। जिन सेट्स में एक ही एलिमेंट बिलोंग करे उन्हें सिंगलटन सेट्स कहते हैं। और इसी तरह हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स डिस्कस की थी। देन हमने सबसेट का आइडिया डिफाइन किया था कि कोई भी सेट ए किसी सेट बी का सबसेट होता है अगर ए का हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो और अगर बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐसे हों जो ए में ना हो तो ए को प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहते हैं। देन हमने इक्वालिटी ऑफ सेट्स को डिस्कस किया था कि टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ हैव सेम एंड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसकी हमने एग्जांपल्स देखी थी। ऐसे सेट्स जो इक्वल हैं और कुछ ऐसे सेट्स जो इक्वल नहीं है। अब अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो हम कहते हैं कि ए और बी कंपेरेबल है। इसी तरह अगर बी सबसेट ऑफ ए है तो फिर भी ए और बी कंपेरेबल है। और ए अगर सबसेट ऑफ बी है तो हम कहते हैं बी इज दी सुपर सेट ऑफ ए। देन हमने सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम्स यूज की थी और जब हम सेट को डायग्राम में लिखते हैं तो उस डायग्राम को वेन आइलर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कहते हैं। ये डायग्राम्स हमें हेल्प करती हैं कुछ सेट्स की प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट करने में। हमने कंपेरेबल और नॉन कंपेरेबल दोनों टाइप्स के सेट्स की डायग्राम्स ड्रा की थी। इसी तरह हमने डिस्कस किया था कि सेट्स को डायग्राम्स के सेट्स को डायग्राम में एक्सप्रेस करने का एक और वे लाइन डायग्राम होता है। तो लाइन डायग्राम यूजफुल होती है नॉर्मली जब हम कंपेरेबल सेट्स को ड्रॉ कर रहे होते हैं। सेट्स की इन प्रॉपर्टीज के बाद हमने सेट्स पे ऑपरेशंस डिफाइन किए थे कि हम दो सेट्स की यूनियन डिफाइन कर सकते हैं, दो सेट्स को इंटरसेक्शन के थ्रू हम लिंक कर सकते हैं और यूनियन और इंटरसेक्शन की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या हैं उन पे बात की थी। इसी तरह
हमने डिफरेंस ऑफ सेट को डिफाइन किया था कि सेट का डिफरेंस किस तरह डिफाइन होता है और डिफरेंस की प्रॉपर्टीज क्या हैं, और इन तमाम की वेन आयलर डायग्राम में जो रिप्रेजेंटेशन होती है, चाहे वो कंपेरेबल हो या नॉन कंपेरेबल, उस पर बात की थी। एट द एंड हमने कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट को डिफाइन किया था और कंप्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज इनलिस्ट की थी, जिसमें इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो थी वो डी मॉर्गन लॉ थे, दैट इज ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। फर्दर एक थर्ड प्रॉपर्टी, ए कंप्लीमेंट का गहन अगर कंप्लीमेंट फाइंड किया जाए तो हमें ओरिजिनल सेट ए मिल जाएगा। और एक और प्रॉपर्टी जो हमने प्रूफ की थी कि अगर ए सबसेट ऑफ बी हो तो ये इंप्लाइज करता है कि बी कंप्लीमेंट सबसेट होता है ए कंप्लीमेंट का। तो ये कंप्लीमेंट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जिनको हमने प्रूव किया था। इसके बाद हमने सिमेट्रिक डिफरेंस डिफाइन किया था, और सिमेट्रिक डिफरेंस की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई थी कि ऑर्डिनरी डिफरेंस ऑपरेशन जो है वो नॉन कम्यूटेटिव है, लेकिन हम अगर ऑर्डिनरी डिफरेंस को यूज करके सिमेट्रिक डिफरेंस डिफाइन करें तो सिमेट्रिक डिफरेंस का जो ऑपरेशन है वो एक कम्यूटेटिव ऑपरेशन है। नेक्स्ट, फंक्शंस पे बात करने से पहले हम कुछ और टाइप के सेट्स डिफाइन करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये सेट्स हैं बेसिकली इनफाइनाइट सेट्स। अब इनफाइनाइट सेट्स में हम सबसे पहले n देखते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इस सेट के एलिमेंट्स आप जानते हैं कि 1 2 3 सो ऑन, ये इस सेट के एलिमेंट है। इसी तरह z सेट ऑफ इंटीजर होता है और इसके एलिमेंट्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन। इंटीजर्स के बाद हम सेट q को डिस्कस करते हैं कि q हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है। अब ऐसे नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में हो, सच दैट p q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉन जीरो, इस सेट को हम सेट ऑफ रैशनल नंबर कहते हैं। और सेट ऑफ ऑल इररेशनल नंबर जो है x such that x is real but not rational। ये सेट ऑफ ऑल इररेशनल नंबर है। इसके बाद सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जो रैशनल और इररेशनल की यूनियन से बनता है। और एट द एंड जो मैं सेट डिस्कस कर रहा हूँ, सेट सी, ये सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर है, z सच दैट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b फॉर्म में हूँ। a b बोथ आर रियल एंड आयोटा जो है ये इसमें स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल है। तो ये कुछ वेल नोन इनफाइनाइट सेट्स हैं।
अब इन इनफाइनाइट सेट की अगर हम लाइन डायग्राम ड्रॉ करें तो इसमें लाइन डायग्राम रिकॉल करें कि जो सुपर सेट होता है उसको ऑर्डर वाइज हम टॉप पे रखते हैं, तो यहाँ पे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, रियल नंबर इसका सबसेट है, ये सेट ऑफ रियल नंबर आएगा। रियल नंबर्स के आगे जो सबसेट्स हमने डिफाइन किए हैं वो सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स हैं, तो क्यू डैश और क्यू हो गए, क्यू डैश और क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर हो गए। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर का सबसेट अगर हम देखें तो वो सेट ऑफ इंटीजर है, और इंटीजर को हम अगर फर्दर रिप्रेजेंट करें तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा इसका सबसेट, और इसी तरह सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर यूनियन 0 ये भी इसका सबसेट आएगा। और फर्दर अगर हम बाइफरकेट करें तो सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट होगा। तो ये इन सेट्स की लाइन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। अब आपने ये करना है कि ये जितने भी सेट्स मैंने लाइन डायग्राम में ड्रॉ किए हैं आपने इनकी वेन आइलर डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो ये कुछ इनफाइनाइट सेट्स ऐसे थे जो हम एलिमेंट्री लेवल पे इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट इंटरवल हम डिफाइन करते हैं रियल लाइन के अंदर। तो इंटरवल भी फाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ इंटरवल फाइनाइट है तो इसका मतलब है उसके एंड पॉइंट्स फाइनाइट है। अदरवाइज कोई भी इंटरवल हो तो वो इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स होता है। तो हम डिफरेंट टाइप्स के इंटरवल डिफाइन करते हैं, जैसे क्लोज्ड इंटरवल ए बी। रिकॉल दैट क्लोज्ड इंटरवल ए बी सेट ऑफ आर रियल नंबर होता है जो ए और बी के दरमियान लाई करते हैं, इंक्लूडिंग ए एंड बी। और इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये सेट जो इन बिटवीन ए एंड बी सारे रियल नंबर्स का सेट है इंक्लूडिंग ए एंड बी, ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी है। सिमिलरली ओपन इंटरवल ए बी, ये भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है बिटवीन ए एंड बी, बट ए और बी जो दोनों रियल नंबर है ये एक्सक्लूडेड नंबर्स हैं। ए एंड बी बोथ आर एक्सक्लूडेड। अब हम हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड इंटरवल डिफाइन करते हैं। तो ये ऐसा सेट है जिसमें ए पॉइंट इंक्लूडेड है और बी एक्सक्लूडेड है, और ज्योमेट्रिकली ये ऐसे तमाम रियल नंबर्स का सेट है जिसमें ए इंक्लूड है और बी एक्सक्लूड है। तो ये सारे पॉइंट जो इन बिटवीन ए एंड बी हैं ये इस हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड इंटरवल के पॉइंट्स हैं। तो सारे के सारे ये जो इंटरवल्स हमने डिस्कस किए हैं ये भी इनफाइनाइट सेट्स हैं। अब लेट अस सपोज टा एक सेट में लेता हूं। बेसिकली ये कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल intervals of real line। also note that इस इंटरवल के अंदर मैंने इस टाइप के भी इंटरवल इंक्लूड कर लिए हैं जिसमें ए और बी इक्वल हैं, दैट इज सिंगलटन सेट्स ए सच दैट ए बिलोंगिंग टू रियल लाइन। तो इस टाइप के इंटरवल भी इस कलेक्शन में
included है, and second thing, empty set is also included in this collection. तो ये collection इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी कि अगर हम I1 I2 टू सेट्स लें फ्रॉम टा, तो I1 इंटरसेक्शन I2 ये भी बिलोंग करेगी इसी कलेक्शन से. सेकंड थिंग, अगर I1 I2 बिलोंग्स टू टा हूं तो I1 यूनियन I2 बिलोंग्स टू टा हो जाएगा. थर्ड थिंग, I1 इंटरसेक्शन I2 एक इंटरवल होगा इफ I1 इंटरसेक्शन I2 इज नॉट इक्वल टू 5. तो ये टा कलेक्शन जो है ये इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है. तो ये हमने इनफाइनाइट इंटरवल्स की कलेक्शंस डिफाइन की और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं हमने. अब आपने ऑब्जर्व करना है कि अगर हम ये कंडीशन ना लगाएं I1 इंटरसेक्शन I2 इज इक्वल टू 5, तो क्या यूनियन ऑफ टू इंटरवल इंटरवल होगा या इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरवल इंटरवल होगा? इस प्रॉपर्टी को आपने ऑब्जर्व करना है और इस पे वर्किंग आपने इस तरह करनी है कि कुछ इंटरवल्स डिफाइन करें और उनमें ये कंडीशन वायलेट करें एंड देन उनकी यूनियन और इंटरसेक्शन से जर्नलाइज करें कि जर्नल स्टेटमेंट क्या बनेगी इसके लिए. तो ये इनफाइनाइट सेट्स जितने भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए, सेट थ्योरी में इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट सेट थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी में मेनली जो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वो इन्हीं इनफाइनाइट सेट से रिलेटेड होंगी. नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट टाइप का सेट जो हम टोपोलॉजी या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में यूज करते हैं, मेनली वहां पे हम इसको यूज करते हैं, वो होता है इंडेक्सियन सेट, सेट ऑफ लेबल्स या सेट ऑफ टैग्स जिसे कहते हैं. तो उस सेट पे थोड़ी सी बात करते हैं, फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फंक्शंस का. अब इंडेक्सियन सेट बेसिकली होता क्या है, सेट ऑफ टैग्स है क्या? जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी आप सेट्स को डिनोट करेंगे तो सेट्स को हम अपर केस लेटर से डिनोट करते हैं. तो अगर मैं ये कहूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ सेट्स हैं इस टाइप के, सिंगलटन सेट 1, 1, 2, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एक इनफाइनाइट फैमिली ऑफ सेट्स है, यानी कलेक्शन ऑफ सेट्स है. और इन सेट्स को हमने रिप्रेजेंट करना हो तो हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? अब पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो ये कि हम इन सेट्स को अपर केस लेटर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बट अपर केस लेटर तो टोटल 26 है, जबकि सेट्स की तादाद इनफाइनाइट मैनी है. तो हम इनको अगर अपर केस लेटर से डिनोट करेंगे तो जस्ट हम 26 लेटर्स को डिनोट कर तो जस्ट हम 26 सेट्स को डिनोट कर सकते हैं, रिमेनिंग सेट्स को हम डिनोट नहीं कर सकेंगे. तो हम ये करते हैं कि हम तमाम सेट्स को ए से ही डिनोट कर लेते हैं. अब यहां पे अगर मैं कहूंगा कंसीडर द सेट ए, तो आप कंफ्यूज होंगे कि इन सारे सेट्स में से, इस कलेक्शन में से मैं किस सेट ए की बात कर रहा हूं. तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं जस्ट ये करता हूं कि फर्स्ट सेट के साथ लेबल 1 अटैच कर देता हूं, दूसरे सेट्स के लिए लेबल हम 2 लगा देते हैं, तीसरे लेटर के साथ लेबल 3 एंड सो ऑन. तो अब ये 1, 2, 3 जो हैं
इनको यहाँ पे मैं एज ए नेचुरल नंबर नहीं यूज कर रहा, इन 1, 2 और 3 को एज ए लेबल यूज कर रहा हूं। तो हम लेबलिंग के लिए ये सेट यूज कर रहे हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब आप नोट करें कि इस कलेक्शन में आप जितने मर्जी सेट ले लें, हर सेट को हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये अब आई जो सेट है, ये बेसिकली सेट यूज हुआ है फॉर लेबलिंग। तो इसको हम सेट ऑफ टैग्स या सेट ऑफ लेबल्स या इंडेक्सियन सेट कहते हैं। तो नॉर्मली जब हम लिखते हैं कि से एक कलेक्शन ये है ए अल्फा such that alpha belonging to I, तो यहाँ पे I इंडेक्सियन सेट है जो लेबलिंग के लिए यूज हुआ है, और इसके एलिमेंट क्योंकि लेबलिंग के लिए यूज हुए हैं तो ये सेट डिपेंड करेगा कि आया ये कलेक्शन अगर फाइनाइट ली जा रही है तो इंडेक्सियन सेट फाइनाइट होगा, और अगर ये कलेक्शन इनफाइनाइट ली जा रही है तो ये सेट ऑफ लेबल्स भी इनफाइनाइट होगा। तो सेट ऑफ लेबल के बारे में इन जनरल हम ये नहीं कह सकते कि ये फाइनाइट होगा ऑलवेज या ऑलवेज इनफाइनाइट होगा। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि आया आप फाइनाइट फैमिली ऑफ सेट्स को डील कर रहे हैं या इनफाइनाइट। तो जनरली जब भी हम कलेक्शन ऑफ सेट लेते हैं तो उसके लिए हम ये इंडेक्सियन सेट यूज करते हैं। इसके एलिमेंट्स आप 1, 2, 3 भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट इन 3 सेट्स को अगर मैंने लेबल करना हो तो लेट अस सपोज फर्स्ट सेट को मैं डिनोट कर लेता हूँ ए अल्फा से, सेकंड सेट को ए बीटा से, थर्ड सेट को ए गैमा से। तो इसमें मैंने जो इंडेक्स यूज किए हैं वो इंडिसेस हैं अल्फा, बीटा, गैमा। तो इंडेक्सियन सेट के एलिमेंट हो गए अल्फा, बीटा, गैमा, और इस केस में इंडेक्सियन सेट एक फाइनाइट सेट हो गया। अब नेक्स्ट आपने ये कुछ रिजल्ट ट्राई करने। Let A alpha such that alpha belonging to I be a collection of sets and B is any other set। फर्स्ट थिंग आपने चेक करनी है कि आया इंटरसेक्शन ए अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू आई यूनियन विद बी, ये इक्वल है इंटरसेक्शन ए अल्फा यूनियन बी alpha belonging to I or not। राइट। सेकेंड थिंग आपने ट्राई करना है ये रिजल्ट यूनियन ए अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू आई इंटरसेक्शन विद बी, ये इक्वल है यूनियन अल्फा बिलोंगिंग टू आई ए अल्फा इंटरसेक्शन बी के आर नॉट। थर्ड, इंटरसेक्शन ए अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू आई कॉम्प्लीमेंट इक्वल है यूनियन ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट अल्फा बिलोंगिंग टू आई आर नॉट। तो ये 3 प्रॉपर्टीज आपने इस कलेक्शन ऑफ सेट्स के लिए ट्राई करनी है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये देखिएगा कि लास्ट टाइम हमने डी मॉर्गन लॉ का प्रूफ देखा था फॉर 2 सेट्स ए एंड बी। तो यहाँ क्या ये अगर एक इनफाइनाइट फैमिली ऑफ सेट्स हो तो इस केस में भी डी मॉर्गन लॉ होल्ड करता है या नहीं करता। तो ये प्रॉपर्टी थर्ड वन जो है ये आपको इस बारे में बताएगी।
एट द एंड आप ये देखो कि बाउंडेड सेट्स क्या होते हैं. ए सेट A is said to be bounded if there exists a positive constant m such that absolute value of x is less than m for all x belonging to a. अब एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी लगाएं तो ये इफ एंड ओनली इफ x lies between minus m and m, and by definition of interval x belongs to open interval minus m and m. दैट इज किसी भी सेट को हम बाउंडेड सेट कहते हैं अगर उस सेट के सारे एलिमेंट्स माइनस एम और एम नंबर के इन बिटवीन लाई करें. फॉर एग्जांपल जैसे ये एक सेट हम ले लें 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन. ऑल्दो नोट करें कि ये सेट बाउंडेड सेट है. अब ये कैसे बाउंडेड सेट है कि ये वो तमाम नंबर मैंने लिखे हैं जो 0 और 1 के इन बिटवीन है. सो ये सेट बाउंडेड सेट है. हर फाइनाइट सेट जो होता है वो बाउंडेड होता है. अब क्या अनबाउंडेड सेट एग्जिस्ट करते हैं? तो आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर को देखो तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है जो बाउंड नहीं हो रहा. तो ये एक अनबाउंडेड सेट की एग्जांपल है. इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ इर्रेशनल, सेट ऑफ रियल आर अनबाउंडेड सेट्स. तो यहां तक हमने फर्स्ट लेक्चर को रिव्यू किया, उसकी मेन प्रॉपर्टीज को रिकॉल किया, और सेकंड लेक्चर में हमने इनफाइनाइट इंटरवल्स डिफाइन किए, इनफाइनाइट सेट्स डिफाइन किए और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को हाईलाइट किया. अब आज का हमारा टॉपिक है अबाउट फंक्शंस. सो हम आज के लेक्चर की आउटलाइन देखते हैं कि आज हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. व्हाट इज फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या हैं उस पर बात करेंगे कि कांस्टेंट फंक्शंस क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन हम डिफाइन करेंगे. एट द एंड हम देखेंगे कि फंक्शंस को ग्राफिकली हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. अब जैसे मैंने पहले बात की कि फंक्शन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स और इन पर्टिकुलर एनालिसिस होता है. बिकॉज आप एरिया ऑफ ए सर्कल फाइंड करते हैं यूजिंग द फार्मूला पाई आर स्क्वायर. तो आप नोट करें एरिया इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस. इसी तरह किसी स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब. तो वॉल्यूम इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस. आप किसी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं जिसकी डायमेंशन एक्स वाई है, तो एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई. तो एरिया इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. सो हम देख रहे हैं कि मेनली जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज देखी हैं उनकी एप्लीकेशन हमारे पास रियल एनालिसिस में आती है. इसी तरह अब्स्ट्रैक्ट सेट थ्योरी जो है ये भी इंटायरली बेस करेगी फंक्शंस पे. सो ये लेक्चर इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस डिफाइन करेंगे और इन पर्टिकुलर हम फंक्शंस की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज को फोकस करेंगे जिनकी हमें अब्स्ट्रैक्ट सेट थ्योरी में जरूरत है. अब फंक्शन की डेफिनेशन पे जाने से पहले हम रिविजिट करते हैं जस्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन. से ए और बी एनी टू सेट्स हैं
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी को हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से, और इसकी डेफिनेशन होती है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। तो बेसिकली इन तमाम पेयर्स का सेट, ए बी पेयर का सेट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अब नोट करें कि सेट्स की प्रॉपर्टी समझने के लिए सबसे पहले ऑब्जर्व किया करें कि सेट के एलिमेंट्स किस टाइप के हों। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो उसका कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो एक नेचुरल नंबर होगा, और उस सेट में किसी एलिमेंट को शो करना होगा तो वो मस्ट नेचुरल नंबर होना चाहिए। सेम केस में अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी जो है इसके एलिमेंट पेयर्स हैं ए बी। सो इस सेट में से जब भी आप कोई एलिमेंट चूज करेंगे वो ए बी पेयर होना चाहिए, और इस पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट बी सेट से होना चाहिए। और इसी तरह अगर किसी पेयर को आपने इस सेट में शो करना है तो जस्ट ये ऑब्जर्व कर लें कि पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर ए सेट से है, सेकंड एलिमेंट बी सेट से है, तो ये पेयर ए क्रॉस बी से बिलोंग करेगा। अब ए क्रॉस बी रिकॉल करें कि हम फाइंड कैसे करते हैं। अगर ए सेट में से 1 2 एलिमेंट्स हैं, बी में 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स आएंगे ऑल पेयर्स 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। और इसी तरह अगर हम बी क्रॉस ए डिफाइन करें तो ये पेयर बनेंगे 3 1 4 1 3 2 एंड 4 2। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यहां से ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इन जनरल। Second, if A is equal to 5 or B is equal to 5, then A cross B भी empty set होगा। So Cartesian product of two sets उसी वक्त यूजफुल है जब ए भी नॉन एम्प्टी सेट हो और बी भी नॉन एम्प्टी सेट हो। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की एप्लीकेशन देखिएगा कि R2 को हम लिखते हैं कि ये रियल लाइन का कार्टेशियन प्रोडक्ट विद रियल लाइन है। इसी तरह R³ जो है ये रियल लाइन की 3 कॉपीज का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इसके एलिमेंट ऑर्डर ट्रिपलेट्स होंगे एक्स वाई जी टाइप के, सच दैट एक्स वाई जी आर रियल। नेक्स्ट थिंग कि क्या हम कार्टेशियन प्रोडक्ट थ्रू डायग्राम फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए हम ट्री डायग्राम डिस्कस करते हैं। अब इनफैक्ट ट्री डायग्राम से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे इसको जरा ऑब्जर्व कीजिएगा कि अगर ए में एलिमेंट्स हैं 1 2, बी में एलिमेंट हैं 3 4, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट हम इस तरह फाइंड करते हैं कि पहले ए सेट के एलिमेंट 1 2, फिर 1 लिंक हो सकता है बी के एलिमेंट 3 और 4 से, इसी तरह 2 भी लिंक हो सकता है 3 और 4 से। तो अब आप ऑल पेयर लिखें तो ये 1 3 एक ब्रांच, 1 4, इसी तरह इस ट्री की दूसरी ब्रांच से आएंगे 2 3 और 2 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स
4 आ गए। अब यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हमने 2 लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी भी 2 लिए हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, ये हमने देखा है कि ये टोटल 2 इंटू 2 4 आते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए n हो से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी m है, then number of elements in A cross B या number of elements in B cross A ये कितने होंगे? तो इनकी तादाद m इंटू n के इक्वल होती है। ये फार्मूला यूज होता है टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि इन जनरल ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते, बट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो जितने टोटल एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में होते हैं उतने ही एलिमेंट बी क्रॉस ए में होते हैं। अब नेक्स्ट आपके लिए असाइनमेंट ये है कि अगर ए में 2 एलिमेंट्स हों, बी में से यही 2 एलिमेंट्स 3 4 हों, और एक सेट में सी ले लेता हूं जिसके एलिमेंट 5 6 7 है, तो आपने देखना ये है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी में टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे। थ्रू ट्री डायग्राम आप देखोगे कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसकी ट्री डायग्राम आपने ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करनी है कि पहले ए के एलिमेंट 1 2, देन इनसे बी के एलिमेंट्स को लिंक करना है विच इज 3 4 एंड 3 4। अब इसके बाद इस 3 को आपने सी के सारे एलिमेंट से लिंक करना है, 5 6 7, 4 को भी सी के एलिमेंट से लिंक करना है, 5 6 7, इसी तरह 3 को लिंक करना है 5 6 7 से, और इसको भी लिंक करना है 5 6 7 से। तो अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट कीजिएगा कि कितने बनते हैं, इस ट्री की टोटल कितनी ब्रांचेस है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे हमने देखा कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी का एक सेट होता है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से होता है और सेकंड एलिमेंट बी सेट से होता है। अब इनफैक्ट बाइनरी रिलेशन क्या होता है? रिकॉल दैट any subset of A cross B is called a binary relation from A into B. For example, जैसे हमने देखा था कि ए सेट अगर हम 1 2 ले लें से बी सेट 3 4 ले लें, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इक्वल हो जाता है 1 3 1 4 2 3 और 2 4। अब इसमें रिलेशन में लिखता हूं R1 से रिलेशन है एम्प्टी सेट। तो क्योंकि एम्प्टी सेट ए क्रॉस बी का सबसेट है एंड बाय डेफिनेशन ऑफ बाइनरी रिलेशन ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट लेंगे तो वो बाइनरी रिलेशन होगा। सो R1 इज ए रिलेशन, राइट। इसी तरह R2 में एक रिलेशन में लिखता हूं पेयर ए बी सच दैट बी माइनस ए इज डिविजिबल by 3।
आप देखें कि कितने ऐसे पेयर हैं जिसमें b माइनस ए डिविजिबल बाय 3 आता है। अब पहले पेयर में देखें तो a1 है, b3 है, तो b माइनस ए फाइंड करें 2 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सेकेंड पेयर में देखें तो 4 माइनस 1 3 3 इज डिविजिबल बाय 3, सो एक पेयर इससे 1 4 बिलोंग कर जाएगा। नेक्स्ट 3 माइनस 2 1 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 4 माइनस 2 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो इस रिलेशन के अंदर ए की एलिमेंट आएगा 1 4। एक और रिलेशन देख लें, इस पे मैं डिफाइन कर सकता हूं। पेयर ए बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। तो आप नोट करें कि इसमें फर्स्ट जो मेंबर है इस सेट का ए क्रॉस बी का, उसमें ए लेस है बी से, सेकंड में भी ए लेस है बी से, थर्ड में भी ए लेस है बी से, फोर्थ में भी ए लेस है बी से। अगेन R3 इज एन एम्प्टी रिलेशन। और अगर मैं ये रिलेशन यूं डिफाइन करता R4 इज इक्वल टू ए बी सच दैट बी इज ग्रेटर देन ए, तो इसमें इंटायर सेट ए क्रॉस बी आ जाता। तो इस तरह बाइनरी रिलेशन को जस्ट देखें तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे वो सारे बाइनरी रिलेशन होंगे फ्रॉम ए इंटू बी। अब यहाँ पे आपने ये ऑब्जर्व करना है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए से n हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से m है, देन टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस क्या होगा। यह आपने देखना है कि इन जनरल क्या टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने का कोई फार्मूला है या नहीं है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड हम एक थ्योरम देखते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने शो करना है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सी। तो अगेन इक्वल सेट्स की डेफिनेशन से हम इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करेंगे। तो लेट कर लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे मैं फिर रिपीट कर दूं, क्योंकि ये राइट साइड में जो सेट है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसके एलिमेंट पेयर फॉर्म में होंगे। सो हमने एक पेयर एक्स वाई लेट कर लिया इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से। अब बाय डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू सी। तो अब हम डिसाइड करते हैं कि आया ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ए क्रॉस बी से बिलोंग करता है या नहीं। तो आप नोट करें कि फर्स्ट एलिमेंट एक्स ए में है, सेकंड एलिमेंट वाई बी में है, सो पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड पेयर एक्स वाई ए क्रॉस सी में है या नहीं। तो अगेन बाय डेफिनेशन ये ए क्रॉस सी में होगा। तो अब पेयर एक्स वाई ए क्रॉस बी में भी है, ए क्रॉस सी में भी है, तो एक्स वाई पेयर बिलोंग कर गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद ए क्रॉस सी। तो पेयर हमने ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी से लिया और ये प्रूव हो गया कि ये पेयर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी में है। देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी।
अब आपने इसका कन्वर्स प्रूव करना है। पॉइंट आपने ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी में लेना है और शो करना है कि वो पॉइंट इस सेट में भी है। तो इसी को कन्वर्स में देखते हैं हम कि अगर एक्स वाई पेयर हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी से लें तो एक्स वाई पेयर ए क्रॉस बी में होगा और एक्स वाई पेयर ए क्रॉस सी में होगा। यहाँ से फॉलो होगा कि x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी एंड यहाँ से फॉलो होगा y बिलोंग्स टू सी। अब y b में भी है, y c में भी है, तो y बिलोंग कर गया b इंटरसेक्शन c से। तो इट मीन्स पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो इसी साइन को, इम्प्लाइड साइन को अगर हम रिवर्स में ट्रेस करें तो ये प्रूव हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी सबसेट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का। नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 A cross B intersection C equal to A cross B intersection A cross C। इसी तरह आपने इस थ्योरम का सेकंड पार्ट प्रूव करना है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि आया ए क्रॉस इंटरसेक्शन बी अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू आई, ये इक्वल है इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू आई आर नॉट। अगेन आपने इस रिजल्ट को खुद से चेक करना है। और दूसरा कि ए क्रॉस यूनियन बी अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू आई इक्वल टू यूनियन ऑफ ए क्रॉस बी अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू आई आर नॉट। तो ये दोनों रिजल्ट आपने एक फैमिली ऑफ सेट्स बी अल्फा और एक सेट ए के लिए ऑब्जर्व करने हैं कि आया हम ये रिप्रेजेंटेशन इन जर्नल भी लिख सकते हैं या नहीं, जो हमने इन केस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी प्रूव की है। यहां तक हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन किया, उसकी एग्जांपल डिस्कस की, ट्री डायग्राम्स कैसे बनती है इसको देखा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से बाइनरी रिलेशन कैसे डिफाइन होते हैं इस चीज को देखा। अब नेक्स्ट बाइनरी रिलेशन को यूज करके हम फंक्शंस डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज फंक्शन, और फिर फंक्शंस की टाइप्स क्या हैं और इनके ग्राफ्स क्या हैं। फंक्शन, सपोज दैट टू ईच एलिमेंट इन ए सेट ए देयर इज assigned by some manner or the other a unique element of a set B. We call such assignment a function. If we let f denotes these assignments, then we write f is a function from A to B. और डायग्राम में हम इसको यूं कह लेते हैं कि A फंक्शन है, और डायग्राम में हम यूं कह लेते हैं कि से ए इज ए सेट, बी इज ए सेट, और ये वो असाइनमेंट है एफ। से ए का एलिमेंट एक्स है जो मैप हो रहा है बी के एलिमेंट वाई पे, दैट इज वाई इक्वल है इमेज ऑफ एक्स। तो इन जनरल इस रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, तो ये मैप है एफ
ए को डोमेन हम कहते हैं, बी इज कॉल्ड कोडोमेन, एक्स इज प्री इमेज एंड वाई इज इमेज। ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी फंक्शंस की स्टडी में। अब फॉर एग्जांपल जैसे ए सेट में हम 1 2 3 एलिमेंट ले लेते हैं और बी में से 4 5, से 1 goes to 4, 2 maps onto 4 and 3 maps onto 5। तो आप फंक्शन की डेफिनेशन ऑब्जर्व करें कि इसमें ईच एलिमेंट ऑफ ए असाइन हो रहा है टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज ए फंक्शन। नेक्स्ट अगर हम सेम सेट्स पे ये रिलेशन इस तरह डिफाइन कर लेते हैं, से all elements are mapped onto 5, अगेन ईच एलिमेंट ऑफ ए मैप हो रहा है एक यूनिक एलिमेंट ऑफ बी पे, तो ये असाइनमेंट भी एक फंक्शन है। अब नेक्स्ट हम इसको ऑब्जर्व करें, अगर 1 goes to 4 and 2 maps onto 5, तो क्या ये असाइनमेंट फंक्शन है? आंसर इज नो, बिकॉज ए सेट का एलिमेंट 3 है जिसका कोई इमेज नहीं है, सो एच इज नॉट ए फंक्शन। सिमिलरली 1 2 3 और 4 5 देखें, से हम इनको मैप इस तरह कर लेते हैं, तो यहां ए सेट का एलिमेंट 1 मैप हो रहा है बी सेट के 2 डिफरेंट एलिमेंट्स पे, 4 और 5 पे, तो बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन दिस से के इज नॉट ए फंक्शन। तो इट मीन्स जो भी आप असाइनमेंट करेंगे वो एक रिलेशन तो है, बट वो रिलेशन जरूरी नहीं फंक्शन है। कुछ रिलेशंस ऐसे होंगे जो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे और कुछ रिलेशन ऐसे होंगे जो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। यहां तक तो मैंने जस्ट सेट्स को लेकर फंक्शन की डेफिनेशन एक्सप्लेन की। अब अगर कोई ग्राफ दिया जाए तो क्या हम ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि ये ग्राफ एक फंक्शन का है या नहीं? तो इसके लिए एक टेस्ट है नोन एज वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये टेस्ट हमें ये बताता है कि आप ग्राफ के हर पॉइंट पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें। अगर ये सारी वर्टिकल लाइंस ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करें तो ये ग्राफ फंक्शन का होता है। तो क्योंकि ये सारी वर्टिकल लाइंस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं, सो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट ए फंक्शन। अब नेक्स्ट आप इस ग्राफ को देखें तो ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट कर गई है, सो नॉट ए फंक्शन। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व करें कि ग्राफ्स जो होते हैं हम बाइनरी रिलेशंस के ड्रॉ करते हैं, उनमें कुछ रिलेशन जो हैं वो फंक्शंस होते हैं और कुछ रिलेशंस फंक्शन नहीं होते। तो इनफैक्ट रफली स्पीकिंग जितने भी क्लोज ग्राफ होते हैं वो फंक्शंस को रिप्रेजेंट नहीं करते। अब आपने ये चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ है ये एक फंक्शन का ग्राफ है या रिलेशन का ग्राफ। तो ऑब्जर्व करें कि अगर एक्स क्यूब का मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो रफली इसका स्केच कुछ यूं होगा। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर को ड्रॉ करें तो एक्स स्क्वेयर का ग्राफ जो है ये भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर आप इस ग्राफ को देखें वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स तो ये नॉट ए फंक्शन है। तो यहां तक
हमने फंक्शन को डिफाइन किया कि फंक्शन ऐसा बाइनरी रिलेशन होता है जिसमें डोमेन का हर एलिमेंट को डोमेन के यूनिक एलिमेंट से लिंक हो, या ग्राफिकली अगर ग्राफ के हर पॉइंट पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और ये सारी वर्टिकल लाइंस ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करें तो ये ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जस्ट एक रिमार्क है अबाउट फंक्शन। इफ ए एंड बी आर सेट्स इन जनरल नॉट नेसेसरली sets of numbers, then a function f of a into b is called mapping. In fact, अगर आपको इन जर्नल सेट्स दिए जाएं a और b जिनके एलिमेंट्स आपके लिए अननोन है, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई सेट्स भी हो सकते हैं, कोई फंक्शंस भी हो सकते हैं, तो इसके लिए वर्ड हम मैपिंग यूज कर लेते हैं। और सम टाइम जब मैपिंग सेम सेट टू सेम सेट डिफाइन होती हैं तो उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन भी कह देते हैं। अब फंक्शंस की आगे हम टाइप्स डिफाइन करते हैं। इसमें सबसे पहले इक्वल फंक्शंस हैं। इफ एफ एंड जी आर फंक्शंस डिफाइंड ऑन सेम डोमेन डी एंड इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन डी देन एफ इज इक्वल टू जी। तो फंक्शंस भी कंपेरेबल है, यानी टू फंक्शंस को हम इक्वल फंक्शंस कहते हैं अगर उनकी डोमेन सेम हो और सेकंड थिंग डोमेन के हर पॉइंट पे उनका इमेज सेम हो। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन में शो करता हूं से 1 - 1, ये डोमेन सेट है, और से 1 जो है ये एज ए को डोमेन सेट है, और फंक्शन इस तरह से है कि 1 and -1 बोथ आर मैप्ड इनटू 1। और एक फंक्शन f ऑफ x में डिफाइन करता हूं विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, वेयर से इसको हम कैपिटल F कह देते हैं कंफ्यूजन से बचने के लिए। तो कैपिटल F फंक्शन है फ्रॉम सेट्स A to R where A is again 1 - 1। तो आप नोट करें कि स्मॉल f और कैपिटल F फंक्शन की डोमेन सेम है, और अगर इस कॉमन डोमेन के हर पॉइंट पे इनके इमेजेस चेक करें तो कैपिटल F फंक्शन में भी अगर स्मॉल x इनपुट आप 1 देंगे आउटपुट 1 मिलेगी, और इनपुट अगर -1 देंगे तो अगेन आउटपुट 1 मिलेगी। तो देन कैपिटल F फंक्शन इज इक्वल टू स्मॉल f फंक्शन। अब इसी एग्जांपल को हम थोड़ा चेंज करते हैं कि f हम यही फंक्शन ले लेते हैं और g एक फंक्शन लेते हैं फ्रॉम सेट ऑफ रियल लाइन टू रियल लाइन बाय g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो ऑब्जर्व करें कि क्या ये फंक्शन f स्मॉल f और ये फंक्शन g ये इक्वल फंक्शन है। तो आंसर इज नो, बिकॉज इस फंक्शन की डोमेन 1 - 1 सेट है जबकि इसकी डोमेन सेट ऑफ आर रियल नंबर। तो डोमेन डिफरेंट होगी, इसलिए ये इक्वल फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। सो स्मॉल f इज नॉट इक्वल टू g फंक्शन। अब हम फंक्शंस की टू इंपॉर्टेंट टाइप्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज 1-1 फंक्शन। लेट f मैप्स a into b, then f is called a 1-1 function if different elements in b are assigned to different elements in a। That is 1-1 फंक्शन के लिए ये होता है कि अगर हम f of x1 इक्वल टू f of x2 लें और यहाँ से implies हो कि x1 is equal to x2 for all x1 x2 belongs to a, तो फिर इस फंक्शन को हम 1-1 फंक्शन कहते हैं। और इसकी कंट्रापोजिटिव डेफिनेशन ये बनती है कि इफ x1 is not equal to x2 लें और ये implies करे
कि f of x1 is not equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to a, तो अगेन ये फंक्शन f जो है ये 1 1 फंक्शन है। तो नॉर्मली हमें जब फंक्शंस गिवन होंगे तो हम उनको 1 1 प्रूव करने के लिए फर्स्ट या सेकंड डेफिनेशन यूज करेंगे। यहाँ सेट थ्योरी के कोर्स में आप देखेंगे कि ये कंट्रा पॉजिटिव डेफिनेशन ऑफ 1 1 जो है ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंस है, बिकॉज कुछ रिजल्ट्स हमारे पास ऐसे आएंगे जो डायरेक्ट 1 1 नहीं चेक होंगे, तो उनको हम थ्रू कंट्रा पॉजिटिव 1 1 चेक करेंगे। अब 1 1 फंक्शंस की कुछ एग्जांपल्स से ए सेट के एलिमेंट से 1 2 3, बी सेट्स के एलिमेंट से ए बी सी से डी, और रिलेशन हम इस तरह करते हैं कि 1 मैप्स ऑन टू ए, 2 ऑन बी एंड 3 ऑन सी। तो ये रिलेशन जो है एफ ये एक 1 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर हम 1 2 3 लें और इधर ए बी सी लें और 1 को मैप कर लें से सी पे, 3 को ए पे, 2 को डी पे, तो अगेन ये एक 1 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हर फंक्शन 1 1 होता है, या हम ये कह लें कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इक्वल हों, तो क्या ये फंक्शन जो डिफाइन होगा ये ऑलवेज 1 1 फंक्शन डिफाइन होगा? आंसर इज नो, बिकॉज अगर से ये एक सेट में ले लेता हूं और एक फंक्शन इस तरह डिफाइन कर लेता हूं कि ऑल एलिमेंट्स मैप्ड ऑन टू ए, तो क्लियरली ये फंक्शन तो है बट ये 1 1 नहीं है। तो यहां से हम कंक्लूड करते हैं इसको इस तरह कि फंक्शंस 1 1 भी हो सकते हैं और ऐसे फंक्शन भी एग्जिस्ट करते हैं जो नॉट 1 1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको फंक्शन इस तरह का एक रिलेशन गिवन हो, से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, और आपने चेक करना हो कि ये 1 1 फंक्शन है या नहीं, तो इसके लिए हम डेफिनेशन फॉलो करेंगे कि लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। दिस इंप्लाइज x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, क्यूब रूट लें बोथ साइड्स का, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो इमेजेस इक्वल लिए, प्री इमेजेस इक्वल आ गए, दिस शोज f इज 1 1 फंक्शन। या ग्राफिकली 1 1 इस तरह चेक किया जाता है कि आप एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रा करें और ग्राफ के हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें। अगर ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे टच करें तो ये 1 1 है। अब नोट करें कि ये फंक्शन भी था, ये 1 1 भी है, तो ये एक 1 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह आपने चेक किया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो ये 1 1 नहीं है। सबसे पहले हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि ये 1 1 क्यों नहीं है। अगर हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये 2 डिफरेंट पॉइंट्स को मीट कर रही है, सो ये जो ग्राफ है ये 1 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। और आप सेकंड डेफिनेशन के थ्रू इसको चेक करें तो आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ 1 भी 1 है एंड एफ ऑफ -1 भी 1 है, तो इमेजेस इक्वल हैं बट प्री इमेजेस नॉट इक्वल हैं, सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो आप इसी तरह डिफरेंट फंक्शन लिखिए, उनके ग्राफ प्लॉट कीजिए, इससे एक तो आपको ग्राफ ड्रा करने का आइडिया होगा और सेकंड थिंग उन ग्राफ्स को फिर क्रिटिकली चेक करें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन टेस्ट से, क्या है जो ग्राफ्स हैं वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं, और अगर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो फंक्शन 1 1 है या नहीं है।
वन वन फंक्शंस के बाद नेक्स्ट जो क्लास है वो है ऑन टू फंक्शन की. लेट एफ मैप्स ए इनटू बी, देन एफ इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन if every element in B appears as the image of at least one element in A. In other words, ऐसे तमाम फंक्शन जिनकी रेंज को डोमेन के इक्वल हो जाए वो सारे फंक्शन ऑन टू फंक्शंस कहलाते हैं. जैसे इसकी एक एग्जांपल लेते हैं. अगर हम A सेट में 1 2 3 एलिमेंट लें, से B सेट में ए बी एलिमेंट लें और मैपिंग इस तरह डिफाइन कर लें कि 1 और 2 मैप हो रहे हैं ए पे, 3 मैप हो रहा है बी पे, तो नोट करें कि ये फंक्शन है, ये 1 1 नहीं है बट ये ऑन टू है. बिकॉज रेंज सेट हम फाइंड करें एफ ऑफ ए, तो वो इस केस में ए बी के इक्वल है जो को डोमेन सेट बी के इक्वल है. सो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है. अब इसी तरह अगर आप इस रिलेशन को ऑब्जर्व करें, 1 मैप्स ऑन टू ए, 2 ऑन बी एंड 3 से आल्सो ऑन बी, तो ये रिलेशन ऑन टू नहीं है बिकॉज इसमें इसकी रेंज जो है जी ऑफ ए सेट वो ए बी है, जबकि को डोमेन सेट ए बी सी है विच इज नॉट इक्वल टू बी सेट. सो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है. तो लिटरेचर में हमारे पास ऐसे फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं जो 1 1 हो सकता है ऑन टू ना हो, या ऑन टू 1 1 ना हो, या हो सकता है ऐसे फंक्शन एग्जिस्ट करें जो बोथ 1 1 एंड ऑन टू हो. तो 1 1 फंक्शंस को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, और ऐसे फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू होते हैं उनको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं. बाइजेक्टिव फंक्शन की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करते चलें कि अगर से f एक फंक्शन है जो सेट x से सेट y पे डिफाइंड है, इफ x एंड y आर फाइनाइट सेट, तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कि इनके दरमियान एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिलेगा? आंसर मे बी यस, मे बी नो. ये डिपेंड करता है साइज ऑफ सेट x एंड साइज ऑफ सेट y पे. अगर इन दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हुए तो ऑलवेज एट लीस्ट वन बाइजेक्टिव फंक्शन मिलेगा फ्रॉम x टू y. और अगर इनका ऑर्डर डिफरेंट हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x नॉट इक्वल हुए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y, तो फिर कभी भी इनके दरमियान बाइजेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी. ये तो बात हम कर रहे थे फाइनाइट सेट की. अब आपने इसी रिजल्ट को सोचना है फॉर इनफाइनाइट सेट कि क्या इनके दरमियान बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगी अगर x और y इनफाइनाइट सेट्स हो. इस क्वेश्चन का हम आंसर डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट सेट थ्योरी में. ओके, अब 1 1 ऑन टू यानी इंजेक्टिव सर्जेक्टिव फंक्शंस के अलावा कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन जिनको हम काफी ज्यादा यूज करेंगे. उसमें सबसे पहला है आइडेंटिटी फंक्शन. लेट ए बी एनी सेट, let f maps each element in A into itself. That is, f is a function from A to A, और f फंक्शन इस तरह डिफाइंड हो रहा है कि इसमें डोमेन भी A है, को डोमेन भी A सेट है, से A का एलिमेंट x है. अगर ये अंडर f मैप हो जाता है अगेन x पे फॉर ऑल x, तो इस केस में f को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं और इसे I से डिनोट करते हैं. अब आइडेंटिटी आप जानते हैं इट्स सेल्फ नथिंग, बट आइडेंटिटी जो है ये बहुत हेल्प करती है हमें इनवर्सेस फाइंड करने में, चाहे वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हो, चाहे वो आप फंक्शन को डिस्कस कर रहे हो, मैट्रिसेस को डिस्कस कर रहे हो. तो आइडेंटिटी
मैट्रिक्स आइडेंटिटी फंक्शन या एडिटिव आइडेंटिटी 0 या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, इसका एज हमें मिलता है कि ये इन्वर्सिस ट्रेस करने में हेल्प करती है। तो आइडेंटिटी फंक्शंस f इज इक्वल टू आई होता है और इसकी डेफिनेशन ये है कि ईच एलिमेंट मैप्स ऑन टू इटसेल्फ। आइडेंटिटी फंक्शन की कंस्ट्रक्शन ही ऐसे है कि आप ऑब्जर्व करो कि ये फंक्शन 1 1 भी होगा और ये फंक्शन ऑन टू भी है, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन के बाद नेक्स्ट जो फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कांस्टेंट फंक्शन। A function f of a into b is called a constant function if the same element b in b is assigned to each element in a। और इसको मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं तो इससे ये a सेट है, ये b सेट है, ये b का कोई फिक्स एलिमेंट है b। अगर a के ऑल एलिमेंट्स एक फिक्स एलिमेंट b पे मैप हो रहे हैं तो इस केस में f जो है ये कांस्टेंट मैपिंग है। फॉर एग्जांपल अगर f में डिफाइन करूं सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर बाय f ऑफ x इज इक्वल टू से 3, तो f एक ऐसी मैप है जो तमाम रियल नंबर को 3 पे मैप कर रहा है, तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ऑब्जर्व करें कि कांस्टेंट फंक्शन ऑन टू उसी वक्त होगा अगर को डोमेन आप सेम कांस्टेंट लें। नेक्स्ट फंक्शंस की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंपोजिशन से f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट a टू b एंड g इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट c to d where b is subset of c, that is f फंक्शन है a टू b और b सबसेट है c का, से ये c और ये d सेट है, और g फंक्शन है फ्रॉम c टू d। तो अब कंपोजिशन किस तरह डिफाइंड होगी, g कंपोजिशन f, ये फंक्शन बनता है फ्रॉम a टू d और इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि अगर a सेट में हम एक एलिमेंट x लें तो f ऑफ x b सेट से बिलोंग करेगा। अब क्योंकि g फंक्शन है फ्रॉम c टू d और f ऑफ x बिलोंग कर रहा है c से, तो इस पे हम g फंक्शन अप्लाई करेंगे तो g ऑफ f ऑफ c बिलोंग कर जाएगा d से। सो हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली g कंपोजिशन f जो है ये फंक्शन है फ्रॉम a टू d। अब आपने इस तरह करना है कि डिफरेंट फंक्शन लेने और उनकी कंपोजिशन फाइंड करनी है और चेक करना है कि आया f कंपोजिशन g इक्वल टू g कंपोजिशन f और नॉट। फर्स्ट थिंग। सेकंड, f composition g composition h is equal to f composition g composition h or not। यानी आपने देखना है कि कंपोजिशन ऑपरेशन जो है ये कम्यूटेटिव है या नहीं, और इसी तरह कंपोजिशन ऑपरेशन जो है ये एसोसिएटिव है या नहीं है। नेक्स्ट हम कंपोजिशन से रिलेटेड एक थ्योरम डिस्कस करते हैं। इफ f एंड g आर बाइजेक्टिव फंक्शंस देन f कंपोजिशन g इज बाइजेक्टिव। एंड सेकंड प्रॉपर्टी जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है कि ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन इज एसोसिएटिव। तो फर्स्ट पार्ट को मैं प्रूव करता हूं कि लेट f एंड g be two bijective functions। हमने कंपोजिशन को बाइजेक्टिव शो करना है, तो फर्स्ट वी प्रूव f कंपोजिशन g इज
1 1. Let F composition G of x1 is equal to F composition G of x2. By definition of composition, F into G of x1 is equal to F into G of x2. अब क्योंकि F बाइजेक्टिव मैपिंग है तो इट मीन्स F इज 1 1, सो F 1 1 है तो हम लिख सकते हैं G ऑफ x1 इज इक्वल टू G ऑफ x2, और अगेन G भी बाइजेक्टिव है तो इन पर्टिकुलर G 1 1 है, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2। तो आप देखें कि कंपोजिशन फंक्शन के अंदर हमने इमेजेस इक्वल लिए और प्रूव हो गया कि प्री इमेजेस भी इक्वल हैं। दिस इंप्लाइज F कंपोजिशन G इज 1 1। और प्रीवियसली जो मैंने डायग्राम ड्रा किया है तो आप नोट करें कि D में कोई भी एलिमेंट लेंगे तो क्योंकि F और G दोनों बाइजेक्टिव हैं तो D का हर एलिमेंट का प्री इमेज C में एग्जिस्ट करेगा या इन पर्टिकुलर B में, और इसका फिर प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा A में। सो कंपोजिशन ऑफ ऑन टू फंक्शन इज आल्सो ऑन टू, तो इट मीन्स F कंपोजिशन G ऑन टू है, F कंपोजिशन G 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इट मीन्स कंपोजिशन इज बाइजेक्टिव। अब इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है? लेट F बी ए फंक्शन ऑफ A इंटू बी एंड लेट B बिलोंग्स टू B, देन इनवर्स ऑफ B कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स इन A which have B as their image। तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट से रिलेटेड इनवर्स की प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि F अगर फंक्शन है फ्रॉम A टू B, से ये A सेट, ये B सेट और ये B का एक एलिमेंट B है, और लेट अस सपोज ये A के वो सारे एलिमेंट्स हैं जो अंडर F मैप हो रहे हैं सिंगल एलिमेंट B पे। तो अब इस B का अगर हम इनवर्स इमेज डिफाइन करें, दैट इज F इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट B, तो ये कंप्लीट ये सेट आएगा X such that X belongs to A and F of X is equal to B। तो नेक्स्ट रिमार्क, द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव। इसको आपने क्रिटिकली प्रूफ देखना है, इसका प्रूफ करना है आपने। एंड सेकंड part is if F from A to B is bijective and G from B to A is also bijective such that the composition of F and G is identity function, then F and G are inverses of each other। यानी अगर टू फंक्शन F और G हों और F कंपोजिशन G और G कंपोजिशन F आइडेंटिटी फंक्शन में रिड्यूस हो जाए तो इस केस में F और G इनवर्सेस होते हैं एक दूसरे के। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने फंक्शन के टॉपिक को डिस्कस किया। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि फंक्शन का टॉपिक सेट थ्योरी और इन पर्टिकुलर मेजर थ्योरी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप्स के बाइजेक्टिव फंक्शंस डिफाइन करेंगे सेट थ्योरी में इनफाइनाइट सेट्स पे, और उनकी प्रॉपर्टीज इन डिटेल डिस्कस करेंगे। हमारे आज के लेक्चर में जो बुक्स हमने फॉलो किए हैं वो है सेट थ्योरी एंड रिलेटेड टॉपिक्स बाय साइमोर लिप्शिज, और सेकंड वन इज एलिमेंट्स ऑफ सेट थ्योरी बाय हर्बर्ट बी एंड्रिटन। थैंक यू वेरी मच।